हेलो श्याम, सो आई होप यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर अकाउंटेंसी एग्जाम और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो अभी रिसेंटली आपने देखा आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम में काफी रीजन असर्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस आए थे, तो बच्चे बिल्कुल डर गए हैं इस तरह के क्वेश्चन से। बट आई वुड से कि जिस चीज से हम ज्यादा डरते हैं ना, वो चीज और डराती है हमें, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है इसकी वजह से। तो चिंता मत करो, ये प्री कंसीव नोशन मत रखो कि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ही बहुत ट्रिकी होते हैं और हमेशा ही आपका गलत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार बहुत सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप आंसर दे सकते हो। तो इस बार का जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई का एंड ऑल्सो द एडिशनल सैम्पल पेपर्स, उसमें 2 मार्क्स के रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यस, प्रैक्टिस आप करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी सीबीएसई के सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस या पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, वो सभी डिस्कस कर रही हूँ, तो अच्छे से आप समझेंगे और सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Batman, a partner in a firm with 4 partners, has advanced a loan of 50,000 to the firm for the last 6 months of the financial year without any agreement. He claims an interest on loan of 3,000 despite the firm being in loss for the year. तो मैंने आपको बताया है स्ट्रैटेजी वीडियो में भी कि जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। 7 to 9 मार्क्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि फर्म लॉसेस में है बट फिर भी पार्टनर डिमांड कर रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, विच इज ओके। चार्ज है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फर्म को देना ही देना है। बट अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इट विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और उसने लास्ट 6 मंथ्स के लिए लोन दिया है, तो 6 मंथ्स का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस विल बी ₹1500, बट वो डिमांड कितने कर रहा है? 3000। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, provisions of the Indian Partnership Act 1932 would apply. This is a true statement. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर डीड तो है बट उसमें इस बारे में कुछ नहीं लिखा, किस बारे में? किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात माननी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि असर्शन इनकरेक्ट है बट रीजन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देन A company is registered with an authorized capital of 5 lakh equity shares of ₹10 each. तो authorized share capital या फिर registered share capital या nominal capital, ये हमारी वो capital होती है जो एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। एंड दिस इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ विच 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। अभी हमने 2 लाख शेयर्स ही लोगों को इशू किए हैं। ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट ₹2 per share which was declared as reserve capital. The share capital reflected in balance sheet as subscribed and fully paid up will be 0. तो ये बैलेंस शीट जो है शेयर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। मैंने 3 केसेस में पूरी बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझाई है, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियोस का जरूर कवर कर लेना। सो यहाँ पर जैसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 कैटेगरीज बनाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर पूरी फेस वैल्यू आपने कॉल नहीं की है तो फिर हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ही बातें करेंगे, मतलब उसी में हम शेयर्स दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं लोगों को और ₹2 पर शेयर आपने नहीं मंगवाए, यानी फुल फेस वैल्यू आपने नहीं मंगवाई, तो इसे आप नोट्स टू अकाउंट्स में जब शो करेंगे तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंडर शो करेंगे, क्योंकि फुल फेस वैल्यू जब आपने मंगवाई ही नहीं तो ये फुली पेड अप तो हो नहीं सकते। तो फुली पेड अप को आप 0 दिखाएंगे। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। बिकॉज रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यस, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना।
तो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने 2 रुपए नहीं मंगवाए इसलिए सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप में हम 0 दिखाएंगे। ऑल्सो बिकॉज रिजर्व कैपिटल आप तभी कॉल कर सकते हो जब वाइंडिंग अप हो रही है कंपनी की। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं, तो हम कहेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। नहीं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ, अगर होता कमीशन टू मैनेजर फिर वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, फिर उसे हम P&L में दिखाते, बट ये तो एप्रोप्रिएशन है, इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। नहीं, ये तो चार्ज ही नहीं है, इसे P&L में नहीं दिखाना। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। देन उसके बाद assertion transfer to reserves is shown in P&L appropriation account, true statement है। transfer to reserve is an appropriation, profits में से हम कुछ reserves में transfer कर रहे हैं, तो इसे हम P&L appropriation में इधर दिखाते हैं to transfer to reserves। ठीक है, तो ये सही statement है। reserves are charged against profit। नहीं, reserves charge थोड़ी होते हैं, एप्रोप्रिएशन होते हैं, तभी तो उनको P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। सो assertion is true but reason is wrong। assertion is true but reason is wrong। आगे देखते हैं। देन revaluation account is prepared at the time of admission of a partner। yes, this is a true statement। वैसे तो revaluation reconstitution of partnership जब होती है उसमें मैक्सिमम केसेस में हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, राइट। तो ये सही बात है कि हाँ, एडमिशन के समय हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बिकॉज it is required to adjust the values of assets and liabilities at the time of admission of a partner so that the true financial position of the firm is reflected। सही बात है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, ताकि किसी भी पार्टनर को कोई अननेसेसरी एडवांटेज ना हो, अननेसेसरी डिसएडवांटेज ना हो और प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट हो जाए। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन बनाया जाता है क्योंकि इससे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए आगे देखते हैं। In case of shares issued on pro rata basis, excess money received at the time of application can be utilized till allotment only। गलत स्टेटमेंट है। आपने देखा भी है जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हो शेयर्स चैप्टर में, तो जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिलती है प्रो रेटा के समय, एप्लीकेशन पे ही हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, वो हम अलॉटमेंट के लिए रखते हैं, बट अगर उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बच गए तो हो सकता है वो हमें क्वेश्चन में बोले कि इसको इससे भी अगली कॉल के लिए रख लो, फर्स्ट कॉल के लिए या फाइनल कॉल के लिए, है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि हम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही उसे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीजन, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल्स। ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए कि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस पे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि कंपनी को जल्दी पैसे मिल गए हैं टाइम से पहले, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर शेयर होल्डर ने लेट पैसे दिए, अगर कॉल्स इन एरियर्स है, तो फिर शेयर होल्डर कंपनी को इंटरेस्ट देगा, विच इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, विच इज डिफाइंड और स्पेसिफाइड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, तो हम कहेंगे दैट रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। चलिए आगे देखते हैं। देन so the next question, the focus of calculation of working capital revolves around managing the operating cycle of the business।
ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ते हो बुक 3 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी चैप्टर में. इट इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स फाइनल रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, वर्किंग कैपिटल में हम दो चीजें दिखाते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, राइट. और ये दोनों ही डिटर्मिन होते हैं या इम्पैक्ट होते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल से. जैसे ब्रीफली अगर बताऊं, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स या उससे कम है तो हमारी यूजुअल डेफिनेशन अप्लाई होती है. वो एसेट्स जो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट रियलाइज हो जाएंगे वो करंट एसेट्स हैं और बाकी नॉन करंट एसेट्स हैं. वो लायबिलिटीज जो विद इन 12 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट पे करनी होंगी वो करंट लायबिलिटीज हैं, बाकी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं. ये यूजुअल डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं अगर ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ्स और लेस, ठीक है. बट अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा है, लेट्स से 18 मंथ्स, तो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी. अगर 18 मंथ्स है तो हम कहेंगे वो एसेट्स जो विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट रियलाइज होंगे वो करंट एसेट्स है, बाकी नॉन करंट एसेट्स है. वो लायबिलिटीज जो विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट पे करनी है वो करंट लायबिलिटीज है, बाकी नॉन करंट लायबिलिटीज है. कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग साइकिल से मेरे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है. The focus of calculation of working capital revolves around managing the operating cycle of the business. This is a true statement. Second statement. It is because the concept of operating cycle is required to ascertain the liquidity of assets. मतलब कौन से assets ज्यादा liquid हैं, कौन से current assets हैं, कौन से non-current assets हैं, एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट्स, मतलब कौन सी लायबिलिटीज को जल्दी पे करना है, कौन सी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज हैं और कौन सी नॉन करंट लायबिलिटीज. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं कि जब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ध्यान ऑपरेटिंग साइकिल पे होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल हमें लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स और अर्जेंसी ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताता है, यानी हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बताता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारा ध्यान हमेशा जाता है if both the statements are true and reason is the correct explanation of assertion तो A would be the right answer. but नहीं, कई बार options कुछ और हो सकती हैं, तो प्लीज एक बार read जरूर कर लो. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, right? चलिए, moving on to the next question now. Increasing the value of closing inventory increases profits. ये true statement है. देखो गुडविल में भी कुछ हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं. जस्ट इमेजिन बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट जो आप क्लास 11 से पढ़ रहे हो, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखाते हैं. अगर इसकी ज्यादा है वैल्यू तो प्रॉफिट्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, सिंपली बिकॉज ये क्रेडिट साइड पे है या इनकम साइड पे. अगर इनकम साइड पे कोई वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट्स भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे. बिकॉज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो कॉस्ट गुड्स की कम हो जाएगी, और क्योंकि कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे. अब कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी, मुझे इसके लिए तो बहुत सिंपल, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देख सकते हो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक ही बात है. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है. तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी. अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, क्योंकि ये माइनस में है तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी. इस तरह से भी आप देख सकते हो.
तो सिंपली अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है तो कॉस्ट कम होगी गुड्स की, और क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम कहेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं, अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजिशन। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100, या फिर इन दोनों को मिला के आप ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। नाउ अगर ये रेशो बड़ी है, ये रेशो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है ना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, और अगर ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा हैं तो ये फेवरेबल पोजीशन कैसे होगी? ऑल्सो अगर ये रेशो ज्यादा है, इसका एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है कि फिर डिनोमिनेटर कम है। डिनोमिनेटर कम है यानी सेल्स कम है, आरएफओ कम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो फिर ये फेवरेबल पोजीशन कैसे हो सकती है ना? तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, a high operating ratio leaves a high margin to meet the non-operating expenses। नहीं, ये भी फॉल्स है। अगर आपके ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा है, मतलब ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा है, तो अगर ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा है तो आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा नहीं मैनेज कर पाओगे ना। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा है तो आप ज्यादा नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी मैनेज कर पाओगे। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। देन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आप जरूर कवर करके जाना। जैसे 4 बेसिस पे है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर्स इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड टू सच डिबेंचर्स। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि बियरर डिबेंचर्स का मतलब ही वही होता है कि जिसके पास वो डिबेंचर्स है उसी के वो माने जाएंगे। तो इंटरेस्ट भी उसी को मिलेगा जो प्रोड्यूस करता है, ये डिबेंचर्स लेकर आता है, राइट। Bearer debentures are debentures which can be transferred by way of delivery, जिसको दे दिया उसके हो गए, and the company does not keep any record of these debenture holders। yes, दोनों ही statements यहाँ पे सही हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Interest on bearer debentures is paid to a person who produces the interest coupon attached to such debentures, because bearer debentures are those debentures which can be transferred by way of delivery and the company does not keep any record of these debenture holders। so दोनों ही सही है, and जो reason है वो correctly explain कर रहा है assertion को। तो यहाँ पे ध्यान से mark करना option, क्योंकि कई बार options are not in that order जिसमें हम expect कर रहे होते हैं। so both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। उसके बाद देखते हैं, goodwill is an intangible asset, definitely, but it's not a fictitious asset। please don't say fictitious। fictitious तो होता है not real, झूठ मूठ का asset। ये झूठ मूठ का asset नहीं है, this is very much a real important asset, पर intangible है, you cannot see it or touch it। because goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits। this is a true statement। किसी फर्म की गुडविल उसकी रेप्यूटेशन होती है और वो ये बताती है कि वो एक नॉर्मल बिजनेस से कितना ज्यादा पैसे कमा सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन। तो इसलिए हम कहेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 Clause B of the Companies Act 2013, a company may offer shares to its employees under a scheme of employee stock option, which means the option given to the whole-time directors, officers, or permanent employees of a company
to purchase or subscribe the securities offered by the company at a future date at a predetermined price which is lower than the market price. देखो वैसे तो आपको इसका मतलब पता ही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, ये आप अपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो. सेक्शन आपको हर सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट जो आपके सामने आ रहे हैं एक बार उनको देख लो. मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड वीडियो भी बनाया आपके लिए, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कवर कर लेना. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि अगर जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अच्छा काम करते हैं और कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनको एक ऑप्शन दी जाती है कि फ्यूचर में आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, इतने शेयर्स मिलेंगे और इस प्राइस पे मिलेंगे जो कि मार्केट प्राइस से कम होता है. तो ये एक तरह का इंसेंटिव है. यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज द कंपनी नीड नॉट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट. ऐसा नहीं है कंपनी को यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि 75% और मोर अगर वोट्स फेवर में है तभी ये रेजोल्यूशन पास हो पाता है. एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है जिसमें 50% से ज्यादा वोट्स आ जाएं तो वो पास हो जाता है. एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है. इसलिए हम कहेंगे कि असर्शन यहाँ पे सही है बट रीजन यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट है. चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी एडेड बैक फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. यस, अगर प्रोविजन की वैल्यू बढ़ रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू है और यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू है, और अगर पहले इसकी वैल्यू थी 50,000, अभी इसकी वैल्यू है 60,000, तो ये इंक्रीज हो रहा है 10,000 से. तो इसे आप ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. अच्छा, इसके ना दो ट्रीटमेंट्स होते हैं. या तो आप इसे ऊपर दिखा दोगे, ऊपर ऐड कर दोगे जहां पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड या लेस करते हो, या फिर आप इसको दूसरी तरह से भी ट्रीट कर सकते हो क्योंकि ये करंट लायबिलिटी के अंडर हमने दिखाया होता है ना बैलेंस शीट में. तो जहां पे आप बाकी सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे होते हो, ऐड करते हो डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करते हो इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वहां पे भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो. तो आइदर ऑफ द टू, दोनों एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट्स है. तो ये हमें सही बता रहे हैं यहाँ पे. और अगर इसकी वैल्यू कम हो रही होती है तो इसे हम फिर माइनस करेंगे. देन सेकेंड बता रहे हैं डिविडेंड रिसीव्ड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नहीं, डिविडेंड आपको कब मिलता है? मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने सोचा चलो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे, और उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिल रहा है. तो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. वैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एक्टिविटीज पहचानने में कि कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, तो आई हाईली रिकमेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. अगेन मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में. मैंने बहुत डिटेल में आपको सभी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज समझाई हैं, चाहे एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात करें चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात करें, तो जरूर रेफर करना. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. यहाँ पर मानव एंड दक्ष were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Their firm was dissolved on 31st March. On the date of dissolution, Daksh loan to the firm amounted to rupees 80,000 and was settled at 75,000. तो पार्टनर्स लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है डिसोल्यूशन चैप्टर में, ये भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया. अगेन वीडियो आप फाइंड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में. इसे हम बाकी आउटसाइड लायबिलिटीज की तरह ट्रीट नहीं करते. तो ये जो लोन है पार्टनर का, पार्टनर्स लोन, या फिर यहाँ पे लिखोगे दक्ष लोन, ये लायबिलिटी है फर्म की जो अब खत्म हो रही है क्योंकि इसे आप सेटल कर रहे हो. इसकी बुक वैल्यू 80,000 है, तो यहाँ पे हम 80,000 से इसको खत्म करके दिखाएंगे. बट इसके लिए जो पैसे फर्म दे रही है वो 75,000 है, तो बैंक के आगे 75,000 दिखाएंगे. बाकी जो काइंड ऑफ गेन हो गया है वो हम रियलाइजेशन से दिखाएंगे.
यहाँ पे हम कम पैसे दे रहे हैं और लोन को सेटल कर रहे हैं, तो एक तरह से गेन हो गया है, इसे हम रियलाइजेशन में दिखाएंगे। अगर लॉस हो रहा होता तो वो डेबिट साइड पे आ जाता, उसे भी रियलाइजेशन में दिखाते। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्शन, दक्ष लोन विल बी डेबिटेड बाय 75,000 ओनली। नहीं, दक्ष का लोन तो हमें 80,000 से डेबिट करना है, क्योंकि ये पूरा लोन हम खत्म करके दिखाएंगे, बुक से इसे हम हटा देंगे। दक्ष लोन टू बी क्लोज्ड ओनली बाय द अमाउंट पेड टू हिम। नहीं, ऐसा नहीं है कि जितने पैसे उसे दे रहे हैं उसी से उसका लोन खत्म करेंगे, नहीं, पूरा लोन खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। गुडविल शेयर ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नहीं, एडमिशन चैप्टर में सोचो, जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। गेनिंग पार्टनर विल बी कॉम्पनसेटेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ देयर सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर को क्यों कॉम्पनसेट करना है? कॉम्पनसेट तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करना है। थिंक अबाउट एनी चैप्टर, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर, उसमें सोचो गुडविल की कैसी एंट्री होती है। रिटायरमेंट चैप्टर में सोचो गुडविल की कैसी एंट्री होती है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वहां पे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं, तो गेनिंग पार्टनर को थोड़ी कॉम्पनसेट करना है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। देन यहां देखते हैं, व्हेन अ रनिंग बिजनेस ऑफ अदर कंपनी इज परचेज्ड and payment is settled by issue of shares, in such a case if purchase consideration is less than the net assets, तो डिफरेंस जो है वो हम कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। पहले तो इसके बारे में सोचते हैं। जैसे अगर हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो एसेट्स भी ले रहे हैं, उनकी लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं। लेट्स से सन्ड्री एसेट्स हमने लिए हैं सपोज 5 लाख के, और जो हमने उनकी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर की है लेट्स से 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो हो गई 4 लाख की। बट अगर परचेज कंसिडरेशन उससे कम है, लेट्स से ये है 3 लाख, तो जो डिफरेंस है, अब जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इसे हम कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। तो यस, ये सही स्टेटमेंट है कि जब परचेज कंसिडरेशन कम है कंपेयर्ड टू नेट एसेट्स, तो डिफरेंस को हम कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं, और अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा होता है तो गुडविल अकाउंट में दिखाते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल लॉस नहीं है, तो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो वील से assertion is true and reason is false. Assertion is true and reason is false. So this is the right answer. Only assertion is correct. चलिए next. यहाँ पर at the time of admission of a new partner, purchase of new asset will not be recorded in the revaluation account. But if asset was written off earlier is brought back into the books, it will be shown on the credit side of revaluation account. This is a true statement. अगर आप नया एसेट ऑल टुगेदर परचेज करते हो तो फिर हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते, परचेज ऑफ एसेट नहीं। हाँ, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो सब हम दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि वो एसेट पहले से चलता जा रहा था और अब हमें लग रहा है कि उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करना चाहिए। तो जो पार्टनर पहले से है उन्हीं को उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, नए पार्टनर को नहीं। तभी हम रिवैल्यूएशन का जो गेन है वो ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं ओल्ड रेशो में। बट अगर हम ऑल टुगेदर नया एसेट खरीद रहे हैं तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, क्योंकि फिर उसका कोई पर्पस ही डिफीट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो ये सही स्टेटमेंट है। बट हाँ, अगर कोई पहले ऐसा एसेट था जिसकी वैल्यू आपने राइट ऑफ कर दी और अब वो फिर से क्रिएट हो रहा है,
तो उसे हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे। जैसे इमेजिन सिंपल सा, किसी चीज को आपने पहले बैड डेट मान लिया बट अब उसकी रिकवरी हो रही है, तो इसे हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। Then revaluation account is prepared to record all types of assets, whether assets are old, new, purchased, sold. नहीं, अभी तो हमने कहा कि जो नए एसेट्स खरीदे हैं उनको नहीं हम दिखाते। ऑल्सो क्या इसमें हम गुडविल दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में? नहीं, गुडविल भी एक एसेट है, तो हम हर टाइप के एसेट्स नहीं दिखा रहे होते यहाँ पे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो वी विल से दैट असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। देन यहां पर assertion है Michael, Mike and Stephen were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Stephen, being a partner, wants that he should be exempted from sharing the losses in the firm because according to Partnership Act 1932, it may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for losses. Yes, पार्टनर्स अगर आपस में ऐसे डिसाइड कर लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि किसी पार्टनर्स को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है लॉसेस से। जैसे आप गारंटी वाले टॉपिक में भी पढ़ते हो, जिस पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं प्रॉफिट्स की, तो उसे इन अ वे हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं लॉसेस से। तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन, Lotus Flowers Limited had issued, ध्यान से देखना, 10,000 equity shares of ₹10 each. It received the nominal value of the shares, मतलब फेस वैल्यू हमें मिल गई है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है ₹3 की 1,000 shares पे। These 1,000 shares will be shown as subscribed but not fully paid up under subscribed capital। सही बात है, जैसे मैं आपको बता भी रही थी, एंड वो बैलेंस शीट वाले वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरे जैसे यहाँ पर 10,000 शेयर्स इस कंपनी ने इशू किए हुए हैं, उसमें से 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे कुछ डिफॉल्ट हो गया है, तो इन 1,000 शेयर्स की बात हम करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में, और बाकी शेयर्स 9,000 शेयर्स अगर उनपे कोई डिफॉल्ट नहीं है तो उनकी बातें हम करेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी में। तो ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमें ₹3 नहीं मिले 1,000 शेयर्स पर, तो इन 1,000 शेयर्स को हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी के अंडर शो करेंगे। ट्रू स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं, बिकॉज द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड ₹3 per share on 1,000 equity shares, hence these shares are not fully paid up. They will be shown as subscribed but not fully paid up under subscribed capital. Both assertion and reason are correct. वही तो एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं कि इनको हमने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्यों दिखाया है, क्योंकि इन शेयर्स पे आपको ₹3 नहीं मिले, तो ये फुली पेड अप नहीं है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 50 पार्टनर्स। ये तो ठीक है, हमें पता है। मैक्सिमम लिमिट जो है पार्टनर्स की वो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन्ड है, नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताती है। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिफाइन कर सकती है एक पार्टनरशिप फर्म में, जो कि 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट अभी राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं एज पर द कंपनीज रूल्स वो 50 है। तो यस, अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव more than 50 partners, but this limit is prescribed as per the Companies Act and not as per the Indian Partnership Act. ठीक है, so assertion is correct but reason is false. Right, Cham. So I highly recommend कि आप जो top 100 MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो भी जरूर कवर कर लेना। बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने आपके साथ वहां पर डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं हिडन जेम्स लेकर आऊं आपके लिए फ्रॉम ऑल द 3 बुक्स,
लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।